तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का सीरीज 2015 का, है ना। इससे पहले हम आप लोगों को 2011, 2012, 2013 एवं 2014 का पूरा क्वेश्चन हमने करवा दिया था ऑब्जेक्टिव साइंस का। और आज हम फिर से साइंस का ही पेपर लेकर आए हैं और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी दो टाइप का मतलब सीरीज बनेगा। ग्रुप ए में जो है आपको टोटल 15 वन लाइन के क्वेश्चंस होंगे और ग्रुप बी में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके डाउट के साथ है इसमें, है ना। जितना हो सका है हम आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश किए हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। और इसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बन रहा है सारा प्रश्न इसमें आपको समाप्त हो जाएगा इस सेशन में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्नेल के नियम को लिखें, है ना। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर। अगला क्वेश्चन, आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें माइंड पावर क्लियर कंसेप्ट देखिए। आमीटर को एमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। एमीटर को किस क्रम में श्रेणी क्रम, है ना, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम, है ना। अगला क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस का जो सूत्र बनता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव का होगा, ठीक है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है, ऊष्मीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण। उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है ना। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी और आभासी प्रतिबिंब भी, है ना। अगला, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट जो है वो बनता है आपका, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर, पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। और ये एक लाइन का ऑब्जेक्टिव बनता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसमें। और समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक ना। तो हम जो भी इसमें पॉइंट हम यूज किए हैं वो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, है ना, ताकि आपको इसमें भी ये चीज़ याद हो जाए, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र हो जाता है CaSO4 × ½ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, या ये भी कह सकते हैं 2CaSO4 × H2O, है ना। ये तीनों आप बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको संक्षेप में प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP के नाम से भी जाना जाता है। माइंड पावर किलर कंसेप्ट
जो कि 1 नंबर का इसमें से कन्फर्म आपके एग्जाम में रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण, जिसका सूत्र बनता है CaOCl2 या CaOCl/Cl, ठीक है। पोटास एलम, जिसको फिटकरी भी बोलते हैं, इसका सूत्र बनता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल क्यूब इंटू 24H2O। अगला है बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, पाक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र जो बनता है C6H12O6, है ना। चीनी का सूत्र बनता है आपको C12H22O11, है ना। संगमरमर, जिसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर, खड़िया या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसका सूत्र बनता है CaCO3। अगला है बिना बुझा हुआ चूना, है ना। इसका सूत्र बनता है CaO, बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र बनता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। नीला तोता, जिसको तूतिया भी बोलते हैं, इसको नीला कशिश के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, इसका सूत्र बनता है CuSO4 इंटू 5H2O। अगला है हरा तोता, जिसको हरा कशिश के नाम से जानते हैं, है ना। इसका रासायनिक नाम है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, इसका सूत्र बनता है FeSO4 इंटू 7H2O, है ना। अगला है सफ़ेद तोता या सफ़ेद श्वेत कशिश, जिसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट, जिसका सूत्र बनता है ZnSO4 इंटू 7H2O। जिप्सम, है ना। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसका सूत्र बनता है CaSO4 इंटू 2H2O। धोने का सोडा, जिसको धोबिया सोडा के नाम से जानते हैं, धोबन सोडा भी बोला जाता है, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और देहाती नाम इसका सज्जी है ना। इसका रासायनिक नाम आपका हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें हम जितना भी आपको अभी जो सूत्र आपको हम करवाए हैं, इस सूत्र में से एक सूत्र आप कन्फर्म रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा है भी नहीं, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर ले या ध्यान में रख ले तो अच्छा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 2 ऐसी धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 2 ऐसी धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। और सोना का ये संकेत है Au, जिसका परमाणु संख्या होता है 7/79, चांदी का 47 और प्लेटिनम का 78, ठीक है। अगला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनल, है ना। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें सुनिएगा, माइंड पावर किलर कंसेप्ट अलग से दे दिए हैं, क्योंकि एक अम्ल वाला क्वेश्चन तो आपको कंफर्म रहेगा ऑब्जेक्टिव में, कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछता है ना। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र बनता है CH3COOH, इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। संतरा या नींबू, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र बनता है C6H8O7। इमली, केला, अंगूर, कच्चा आम, अनानास, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र बनता है C4H6O6। टमाटर, पालक, अमरूद, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्सेलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, जिसका सूत्र बनता है C2H2O4। अगला है खट्टा दूध या दही कह सकते हैं, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र बनता है C2H4OHCOOH। नेटल का डंक, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र बनता है CH2O2 या फॉर्मिक अम्ल HCOOH।
ये दोनों सेम ही हैं, हम स्पेस ना रहने के कारण ऊपर नीचे हम लिख दिए हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल ठीक ना, मैलिक अम्ल पाया जाता है C4H6O5। मक्खन, बटर, इसमें ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है C4H8O2। इसको ब्यूटेनोइक इसे ब्यूटेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटरिक अम्ल को। चाय, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र बनता है C76H52O46। अगला है वसा, वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र बनता है C18H36O2। प्याज, आंवला, पपीता, ब्रोकली, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र बनता है C6H8O6, है ना। फिटकरी या सोडा, है ना, इसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र बनता है HNO3। अमाशय रस या अमाशय रस जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये हमारे आंत में पाया जाता है, यानी कि मनुष्य में ये चीज़ पाया जाता है। ये क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ या कॉलम पाए जाते हैं? तो उदर्ग स्तंभों की संख्या कितनी है? 18। इसमें भी हम माइंड पावर किलर कंसेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं, देखिए, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी जिसको हम क्षैतिज कतार भी बोलते हैं, देखिए नाम हम सब इसलिए इसमें नोट कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी नाम से कुछ पूछे तो आप बता सकें। इस वजह से इसमें हम सारा नाम इसमें क्लियर कर दिए हैं। क्षैतिज कतार बोलते हैं इसको, पीरियड भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, की संख्या कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसको समूह के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, उदर्ग स्तंभ भी बोलते हैं, की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 6 और वर्गों की संख्या होती है 8। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हेनरी या मोसले, मतलब हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी आपका है ये मोसले के अनुसार है, और मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर कंसेप्ट और भी ज़्यादा पसंद आता होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो भाई पौधे में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा। इसमें भी हम माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनाए हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, यानी ये पौधे में खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है जड़ से पूरे भाग में, ठीक है। परिवहन या संवहन या वहन सभी एक ही शब्द है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगला है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, और इसमें हम माइंड पावर किलर कंसेप्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं, है ना। एग्जाम ब्लास्ट माइंड पावर किलर कंसेप्ट। मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। वृक्क को हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं, गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। वृक्क एक जोड़ा का मतलब 2 पीस, है ना, याद रखिएगा, 2 पीस। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इस नेफ्रॉन को वृक्क नालिका या विक्राणु भी कहते हैं। चलिए, वृक्क का आकार, साइज की बात हो रही है किडनी की, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। मनुष्य में दोनों वृक्क से प्रति मिनट 1200 से 1500 मिलीलीटर रक्त गुजरता है। रक्त को खून बोलते हैं, ठीक ना, ये गुजरता है। तो ये आपको काफ़ी पसंद आता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। एग्जाम ब्लास्ट किलर कंसेप्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, है ना। आत्महत्या की थैली, जिसको विध्वंसकारी दस्ता या पाचन की थैली के नाम से भी जानते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं।
प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर है 1985 ईस्वी में। और इसमें देखिएगा, गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था, और गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इस बार एग्जाम में भी पूछा था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपको ग्रुप बी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रुप ए में जो 15 क्वेश्चंस थे, जिसका हम आपको डिटेल भी इसमें दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ये डिटेल पसंद भी आया होगा, है ना। तो चलिए अगला ग्रुप बी का क्वेश्चन हम लोग देखें। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर, है ना। और देखना चाहते हैं कैसे निकला है, तो देखिए I बराबर फार्मूला होता है Q/T, होता है ना। हमें धारा ही निकालना है। Q चार्ज कितना है? 120 कूलम, और समय कितना है? 1 मिनट। तो मिनट को भाई साहब इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 सेकेंड, है ना। कूलम बट्टा सेकेंड एम्पियर के लिए होता है, तो 60 दूना 120, 2 एम्पियर। तो आपका बी ऑप्शन सही है। I बराबर Q/T। I जो है विद्युत धारा को दिखाता है ना, विद्युत धारा। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रिज्म, त्रिपार्श्व, है ना। इसमें माइंड पावर देख लीजिए। एक प्रिज्म में 5 सतहें होती हैं। एक प्रिज्म में कुल कितने सतहें होती हैं? 5, जिसमें 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसमें हो जाएगा आपका ओम, सी ऑप्शन। ठीक है, माइंड पावर किलर कंसेप्ट आप देखिए। इसमें जो हम आपको माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनाए हैं, इसमें आपका टोटल एसआई मात्रक जो होता है ना, सभी एसआई मात्रक हम इंक्लूड कर दिए हैं, और इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक एसआई मात्रक तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसे अपना नोट कर लेंगे कॉपी पर और याद कर लेंगे। आवेश का आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विभव या विभवांतर का होता है वोल्ट, है ना। प्रतिरोध का होता है ओम। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ओम मीटर। विशिष्ट चालकता का प्रति ओम प्रति मीटर। प्रतिरोध ताप गुणांक का होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का होता है वाट। विद्युत ऊर्जा का होता है जूल या किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये व्यापारिक या व्यवहारिक मात्रक है ना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। दूरी का होता है मीटर। विस्थापन का होता है मीटर। चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोणीय विस्थापन का होता है रेडियन। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय त्वरण का होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दाब का तो जानबे करते हैं पास्कल। तो इसमें आपका ये सब जितना भी मतलब एसआई मात्रक हम इसमें दिए हैं, टोटल एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है, बी ऑप्शन। और इसमें हम थोड़ा सा माइंड पावर दिए हैं। एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है एवं वोल्ट मीटर से 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है यानी उपयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण,
और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक ना। इसमें थोड़ा सा माइंड पावर किलर कंसेप्ट है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरे देखने में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर अवतल दर्पणार्थ के लिए याद रखें तो अवतल दर्पण का सौर भट्ठी हो गया, है ना, सौर भट्ठी। उसके बाद आपको हो गया सौर भट्ठी हो गया। उसके बाद हो गया आपको चिकित्सक लोग भी इसका उपयोग करते हैं, गले के अंदर कुछ फंसा हुआ चीज़ रहता है तो उसको देखने में, है ना। उसके बाद टेबल लैंप हो गया, हेडलाइट हो गया, ये सब के लिए अवतल दर्पण का ही अवतल दर्पण का ही यूज होता है। किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुंडली में। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीला थोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र। देखिए इससे पहले हम आपको सबका सूत्र भी हम आपको बताए हैं, तो उसी में से एक का पूछा गया नीला तोता यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र। तो ये आ जाएगा आपको CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaCO3। अगला है वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो लकड़ी, वन से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C12H22O11। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होता है घेघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज, जिसको चिनिया बीमारी के नाम से भी जानते हैं। चलिए माइंड पावर किलर कंसेप्ट इसमें से मतलब पूछता है तो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से जो है से हम इसमें दिए हैं। घेघा जो होता है आयोडीन की कमी से, बौनापन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, मधुमेह इंसुलिन की कमी से, और एनीमिया या रक्तलापता यानी पीलिया रोग जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक ना, पूछता है ना। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। कॉकरोच में। ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र के लिए कॉन्सेप्ट है कॉकरोच, जोंक, केचुआ। अगला है यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। यूरो 2, 3, 4 के बारे में सबके बारे में बताया गया, इसमें देख लीजिए। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 इन सभी का वायु प्रदूषण से संबंध है। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 को वर्तमान में भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4 के नाम से जाना जाता है। 1991 ईस्वी में पहली बार वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड जैसे यूरो 1 लागू किया गया 1991 में। उसके बाद 2000 संशोधन करके 2000 ईस्वी में पुनः संशोधन कर यूरो 2 और 2005 में यूरो 3, 2008 में यूरो 4 लागू किया गया था। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। सब किताब का पॉइंट है भाई साहब, है ना। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, वाहित जल, इनमें से कोई नहीं। तो DDT, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DDT। अगला है
क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। चलिए, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है ना। और इसमें एक विचार हम लिखे हैं, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। एक बार और सुनिए, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। तो मुश्किलों से हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि मुश्किल के पार ही सफलता है भाई साहब। जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेंगी, ठीक ना। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।